हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति चैप्टर स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम ये देख लें कि आखिर इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि आखिर मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन होता क्या है, मतलब अवधारणा, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति में क्या संबंध होता है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड इन्फ्लेशन में रिलेशन क्या होता है, फिर फिलिप्स वक्र क्या होता है, मुद्रास्फीति के प्रकार होता है कुछ, तो क्या क्या प्रकार होते हैं, उन सारे प्रकार को एक एक करके देखेंगे। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को, फिर आखिर क्यों इन्फ्लेशन का रीज़न क्या होता है, किस कारण से इन्फ्लेशन आता है वो देखेंगे कारण। जब कारण हम देखेंगे तो इसके नियंत्रण के उपाय भी देखेंगे, व्यापार चक्र देखेंगे, कुछ शब्दावली होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं वो देखेंगे। फिर मुद्रास्फीति की गणना कैसे की जाती है इसका प्रोसीजर देखेंगे। विभिन्न वर्गों पर आखिर इन्फ्लेशन के क्या क्या प्रभाव आते हैं वो देखेंगे, ठीक। इसके बाद ये शब्दावली कुछ है, इन शब्दावली को हम क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो मुद्रास्फीति में इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, जिसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा कि आखिर मुद्रास्फीति होता क्या है, इन्फ्लेशन क्या होता है, जो इसके अवधारणा के अंतर्गत हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन। अगर मुद्रास्फीति की परिभाषा की बात करें तो मुद्रास्फीति की परिभाषा में हम क्या कह सकते हैं कि जब निश्चित समय में अधिकांश वस्तु या सेवा की कीमत में सामान्य स्तर से वृद्धि होने लगती है तो उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। ऐसे में क्या होता है, मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, उसकी क्रय शक्ति कम हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन ऐसे परिभाषा से समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि क्रय शक्ति कैसे कम होती है, मुद्रा का मूल्य क्या होता है ये। तो ये आसान कब हो जाएगा, जब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम दो डेट लेते हैं, एक लेते हैं 1 जन और दूसरा लेते हैं 14 फेब, ठीक है। हम जानते हैं कि दो तरह के प्राणी होते हैं जिसे इन दोनों डेटों का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो है GF और दूसरा है BF, ठीक है। अब होता क्या है, पहले हम 1 जन को लेते हैं। जब हम 1 जन की बात करें तो 1 जन को न्यू ईयर मनाने के लिए ये BF जो है अपनी GF के लिए रोज़ खरीदने जाता है और रोज़ खरीद कर लाता है। तो इसे रोज़ जो मिलता है वो 100 रुपये में मिलते हैं 5 रोज़, 5 गुलाब, ठीक। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, यहाँ तक तो बात सिंपल है, 100 रुपये गया, 100 रुपये दिया और 5 गुलाब लेकर आया, दे दिया अपनी GF को। फिर कुछ दिन बाद आता है 14 फेब। 14 फेब को क्या होता है कि फिर अब ये जो जाता है अपनी GF के लिए फिर से क्या करता है, रोज़ खरीदने जाता है और रोज़ खरीदता है। तो फिर से ये किया, दुकानदार को गया और 100 रुपये दिया। लेकिन इस बार क्या हुआ, दुकानदार ने उसे 100 रुपये में 5 रोज़ देने के बजाय 4 रोज़ ही देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 100 रुपये में जो है, इस 100 रुपये में अब 5 रोज़ खरीदने की कैपेबिलिटी नहीं रही, 5 रोज़ खरीदने की क्षमता नहीं रही। मतलब क्या कि इसका, इस करेंसी का, इस मुद्रा का, 100 रुपये मुद्रा का जो मूल्य है वो क्या हुआ, कम हो गया। और जब मुद्रा का मूल्य कम हुआ इसका मतलब क्या हुआ, रोज़ का मूल्य, प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया। तो 100 रुपये ये मुद्रा का मूल्य कम हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये 100 रुपये जो है वो 5 रोज़ नहीं खरीद पाएगा। कितना रोज़ खरीद पाएगा, 4 रोज़ खरीद पाएगा। जब मुद्रा का मूल्य कम हुआ इसका मतलब क्या हुआ, इसकी खरीदने की क्षमता कम हुई, 100 रुपये खरीदने की क्षमता कम हुई। मतलब क्या कि ये क्रय शक्ति जो है, क्रय शक्ति वो कम हो गया। तो यही होता है मुद्रास्फीति। जब मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और क्रय शक्ति कम हो जाता है तो उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। अब यहाँ मुद्रा का मूल्य कम हुआ, इसका मतलब क्या, वस्तु का प्राइस बढ़ रहा है, वस्तु का मूल्य क्या हो रहा है, वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है। तो इसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति, कि जब वस्तु की कीमत में सामान्य स्तर से वृद्धि होने लगती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। कैसे मूल्य घटा कि 100 रुपये में अब 5 रोज़ खरीदने की क्षमता नहीं रही, वो अब 4 रोज़ ही खरीद पाता है,
ठीक है। तो इसलिए मुद्रा का मूल्य कम हुआ, इसकी खरीदने की क्षमता कम हुई, क्रय शक्ति कम हुई, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। अब कीन्स जो है वो कहते हैं क्या कि मुद्रास्फीति जो है वो डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस का ये है रिजल्ट है, कि इन्फ्लेशन जो होता है वो डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस की वजह से होता है, मतलब मांग और आपूर्ति में परिणाम की वजह से मुद्रास्फीति होता है। अब हम सभी जानते हैं कि 14 फ़रवरी को क्या होता है, 14 फ़रवरी को रोज का डिमांड बढ़ा रहता है, वही जीएफ और बीएफ समूह लोगों के लिए रोज का इसका क्या रहता है, डिमांड बढ़ा रहता है। और इसका जब डिमांड बढ़ा रहता है मतलब क्या होता है, आपूर्ति कम होती है, मतलब सप्लाई क्या होता है, कम होता है। और जब सप्लाई रहता है कम तो वस्तु का मूल्य क्या होता है, बढ़ जाता है, वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। और मूल्य जब बढ़ जाता है तो मुद्रास्फीति क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो कीन्स कहते हैं कि मुद्रास्फीति जो होता है वो मांग और आपूर्ति का परिणाम है, कि जब डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई कम होगा तो वस्तु मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। जैसे अभी हाल फिलहाल में कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का क्या हुआ था, डिमांड बढ़ गया था। तो डिमांड जब बढ़ गया था तो उसका प्राइस भी क्या हुआ था, बढ़ गया था, सप्लाई कम हो गया था, तो वही इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है। सामान्य अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि मुद्रा की आपूर्ति में जब वृद्धि हो जाती है तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे मुद्रा मार्केट में बहुत सारे मुद्रा आ गए, बहुत सारे करेंसी आ गए, तो ज़्यादा करेंसी क्या होगा, आपूर्ति बढ़ जाएगी। तो आपूर्ति जब बढ़ जाएगी तो उसका प्राइस क्या होगा, मुद्रा का प्राइस कम हो जाएगा। और जब मुद्रा का प्राइस कम हो जाएगा, मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा, तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा तो बहुत सारे मुद्रा क्या होगी, बहुत सारी करेंसी कम वस्तु को खरीद पाएगी, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ये था हमारा इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। तो इन्फ्लेशन अभी एग्जाम्पल से भी समझ लिए कि जब किसी वस्तु के सामान्य स्तर में सामान्य स्तर से कीमत में वृद्धि होती है अधिक, तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, कीन्स जो कहते हैं वो डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस का रिजल्ट होता है इन्फ्लेशन, मतलब मांग और आपूर्ति में अंतर का परिणाम है। सामान्य अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है तो इससे मुद्रास्फीति होती है। ठीक है, अब इसी में समझते हैं कि मुद्रा, ये तो था मुद्रास्फीति क्या होता है। अब समझते हैं कि आखिर मुद्रा अपस्फीति या विस्फीति क्या होता है। ठीक है, डिसइन्फ्लेशन। तो डिसइन्फ्लेशन जो है यह एक अवधारणा है, जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, ये तो हम पढ़ लिए मुद्रास्फीति क्या होता है, अब पढ़ते हैं डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। तो ये होता है कि जब मुद्रास्फीति बढ़ जाती है तो उसको कम करने का, मुद्रास्फीति को कम करने का एक प्रयास है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि वस्तु और सेवा की कीमत में जो बढ़ जाती है उसको कम करने का प्रयास किया जाता है, सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है। हालांकि इसमें ये सकारात्मक बना रहता है। जैसे मान लीजिए कि एक पेन की कीमत है 10 रुपये। ठीक है, एक पेन की कीमत है 10 रुपये, इसका प्राइस इंक्रीज हुआ और प्राइस इंक्रीज होके हो गया 15। तो जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो ये क्या होगा, इन्फ्लेशन। वस्तु की कीमत में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो ये क्या हुआ, इन्फ्लेशन। लेकिन डिसइन्फ्लेशन क्या होगा, डिसइन्फ्लेशन होगा कि मुद्रास्फीति बढ़ गई, अब इसको कम करने का प्रयास किया जाता है। तो कम करने का प्रयास किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, तो वस्तु का जो कीमत बढ़ा हुआ रहता है उसको सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास किया जाता है। प्रयास किया गया और प्रयास करने के बाद ये वस्तु की कीमत जो आ गया, ये 12 रुपये आ गया। पेन की कीमत जो है वो 12 रुपीज़ हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस तो कम हुआ है लेकिन अभी भी सामान्य स्तर से क्या है, ज़्यादा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिसइन्फ्लेशन। मतलब वस्तु की मुद्रा अपस्फीति या विस्फीति, मतलब वस्तु की कीमत में कमी तो आती है लेकिन सामान्य स्तर से ज़्यादा रहता है, मतलब सकारात्मक रूप से मुद्रास्फीति बनी रहती है। तो इसी को कहते हैं डिसइन्फ्लेशन,
मतलब कीमतों को घटाकर सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास, सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास है, सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास है। मुद्रास्फीति की दर कम तो होती है लेकिन सकारात्मक बनी रहती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मुद्रास्फीति कम हो रहा है लेकिन अभी भी 10 रुपये से क्या है, ज़्यादा है, ये 2 रुपये का गैप है, तो ये अभी भी सकारात्मक बनी हुई है। तो यही क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन, विस्फीति या मुद्रा अपस्फीति। अब देखते हैं क्या कि मुद्रा संकुचन क्या होता है या फिर मुद्रा अस्फीति, डिफ्लेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसी कीमत से समझे, इसी एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्या होता है डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन सॉरी। अब क्या होता है कि ये भी जो होता है मुद्रास्फीति को कम करने का प्रयास है। इसमें क्या होता है कि जब आप मांग कम हो जाए, किसी वस्तु की कीमत की मांग कम हो जाए, मान लीजिए 14 फ़रवरी के बाद ही रोज़ का डिमांड क्या होता है, 14 कम हो जाता है। जब इसका डिमांड कम होगा तो क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगा, तो प्राइस कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम डिफ्लेशन। मतलब वस्तु और सेवा की आपूर्ति तो ज़्यादा होते रहती है लेकिन उसका डिमांड जो रहता है वो कम हो रहता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम होता है। मूल्य स्तर गिरने की वह अवस्था है जब उत्पादन मौद्रिक आय की तुलना में तेज़ी से बढ़ता है। मतलब इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन बढ़ते जाता है लेकिन उस वस्तु का डिमांड नहीं रहता है और डिमांड नहीं रहने की वजह से प्राइस जो होता है वो कम हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं डिफ्लेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए पेन की कीमत जो है वो 10 रुपये है, ठीक है, इंक्रीज हुआ प्राइस और फिर क्या हुआ, 15 रुपये पहुँच गया, तो प्राइस में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, तो उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, सरकार जो है अपनी राजकोषीय नीति से क्या होता है, इसको प्राइस को कम करने का प्रयास करता है, इन्फ्लेशन को कम करने का प्रयास करता है, तो प्राइस कम होके आ गया 12 रुपये। तो इसको हम, लेकिन पॉजिटिव इन्फ्लेशन जो है वो बना रहता है, प्राइस थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। लेकिन और इसका क्या हुआ, डिमांड कम हुआ, पेन का क्या हुआ, मांग कम हुआ, और मांग कम होने की वजह से इसका जो मूल्य है वो घट के क्या हो जाता है, 8 रुपये। इसका मूल्य प्राइस जो है वो घट के 8 रुपये आ जाता है। अब क्या होता है कि ये प्राइस जो है ये सामान्य स्तर से नीचे आ गया, तो इसी को कहते हैं डिफ्लेशन कहते हैं, इसको कहते हैं डिफ्लेशन कहते हैं, मुद्रा संकुचन या मुद्रा अस्फीति। इसमें क्या होता है कि उत्पादन लगातार बढ़ते जाता है, बस डिमांड कम होने की वजह से वस्तु का प्राइस जो है वो कम हो जाता है। तो ये था हमारा मुद्रास्फीति क्या होता है, इसी में मुद्रा अपस्फीति या फिर डिसइन्फ्लेशन क्या होता है और मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन क्या होता है। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं कि आर्थिक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और इन्फ्लेशन में क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं। तो आइए देखते हैं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और इन्फ्लेशन में रिलेशन। मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास में एक सीमा तक प्रत्यक्ष संबंध होता है, क्योंकि नियंत्रित और सीमित मुद्रास्फीति जो होता है वो उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करता है, एक तरह से उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है, तो दोनों में एक सीमा तक प्रत्यक्ष संबंध होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपको विकास दर क्या करना है, बढ़ाना है, तो विकास दर आपको अगर बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उत्पादन बढ़ाना होगा। उत्पादन कब बढ़ेगा, जब हमारा निवेश बढ़ेगा। ठीक है, और निवेश बढ़ने के लिए कब बढ़ेगा, जब ब्याज दर कम होगा। कैसे, वो देखते हैं कि मान लीजिए आपको निवेश करनी है और आपके पास अमाउंट है नहीं, आप बैंक के पास गए लोन लेने, अगर लोन बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बताएगा तो आप क्या करोगे, लोन कम लोगे। जब लोन कम लोगे तो निवेश कम होगा। वैसे ही इसके उल्टा अगर बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट कम बताता है तो आप लोन अमाउंट ज़्यादा लोगे, लोन अमाउंट ज़्यादा लोगे तो निवेश ज़्यादा करोगे। इस तरह से निवेश और ब्याज दर में क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों, निवेश और ब्याज दर व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए विकास दर आपको बढ़ाना है, उत्पादन बढ़ाना है, तो आपको ब्याज दर क्या करना होगा,
कम करना होगा। लेकिन ब्याज दर अगर बढ़ता है तो विकास और उत्पादन दोनों पे क्या करता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बैड इम्पैक्ट दोनों पे पड़ता है, प्रोडक्शन पे भी और डेवलपमेंट पे भी। इसलिए आरबीआई जो आता है, आरबीआई उच्च मुद्रास्फीति हाई इन्फ्लेशन होने के बावजूद अपने इंटरेस्ट रेट को जो है वो बढ़ाना नहीं चाहती है। तो ये था आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति में संबंध। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र क्या है कि फिलिप्स वक्र इसे किसने दिया था, तो न्यूजीलैंड के एक अर्थशास्त्री हैं वो A.W. फिलिप्स, उन्होंने इसे दिया था। उन्होंने ब्रिटेन के इकोनॉमी का 1861 से 1957 तक अध्ययन किया और उस आधार पे इस कर्व को उन्होंने दिया। इस कर्व के माध्यम से उन्होंने क्या बताया, तो बेरोजगारी दर, मुद्रास्फीति और मौद्रिक मजदूरी में रिलेशन को बताया। इस कर्व के माध्यम से उन्होंने बताया कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए आपको बेरोजगारी दर कम करनी है, आपको बेरोजगारी दर कम करनी है, तो बेरोजगारी दर कम करने के लिए आप क्या करोगे, मौद्रिक मजदूरी को बढ़ाओगे, मतलब मजदूरी क्या करोगे, ज़्यादा दोगे। जब मजदूरी ज़्यादा दोगे तो तरलता क्या होगी, मार्केट में तरलता ज़्यादा होगी, मतलब मुद्रा की आपूर्ति ये ज़्यादा होगी। जब आपूर्ति ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बेरोजगारी दर अगर कम होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मौद्रिक मजदूरी, बेरोजगारी दर को कम करने के लिए मौद्रिक मजदूरी अगर बढ़ाते हैं तो उससे मुद्रा का प्रवाह क्या होगा, मार्केट में करेंसी ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा। जब करेंसी ज़्यादा अवेलेबल रहेगा तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। इसके विपरीत हम क्या देखते हैं, अगर मुद्रास्फीति को कम करना चाहते हैं तो बेरोजगारी दर ऊंची रहेगी। मतलब दोनों, अगर बेरोजगारी दर कम करना चाहेंगे तो हाई इन्फ्लेशन सहन करना पड़ेगा, और अगर इन्फ्लेशन कम होता है तो बेरोजगारी दर ऊंची रहेगी। अगर दोनों में कर्व बनाएं तो कर्व क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। ये अगर वाई एक्सिस पे हम मुद्रास्फीति को लें और एक्स एक्सिस पे बेरोजगारी दर को लेते हैं तो कर्व जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ये फिलिप्स वक्र जो है वो स्टैगफ्लेशन जो हम आगे पढ़ेंगे, मतलब मंदी और मुद्रास्फीति दोनों एक साथ आ जाए, बेरोजगारी दर दोनों एक साथ आ जाती है तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो ये स्टैगफ्लेशन की स्थिति में काम नहीं करता है, साथ ही यह कम समय के लिए होता है। तो ये था हमारा फिलिप्स वक्र जिसे A.W. फिलिप्स ने दिया था, 1861 से 1957 तक के अनुभविक आंकड़ों पर दिया था, और ये बताता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर में संबंध, मौद्रिक मजदूरी में संबंध, कि दोनों जो हैं एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये आज के हमारे कुछ टॉपिक थे। इसके आगे का टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे। आई होप कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।